नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वाराणसी में भारत मॉरिशस द्विपक्षीय वार्ता में बोले पीएम मोदी, कहा दोनों देश सिर्फ पार्टनर नहीं एक परिवार है। सीएम योगी करेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम की अयोध्या में अगवानी, सुरक्षा के रहेंगे विशेष इंतजाम। रायबरेली में फिर भाजपा पर आक्रामक हुए राहुल गांधी, कहा हाइड्रोजन बम आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नजरबंद पत्रकार वार्ता के लिए प्रदेश कार्यालय जा रहे थे, तभी पुलिस ने दी दस्तक। उरई में 31 साल पहले दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में पूर्व बसपा विधायक को आजीवन कारावास की सजा, भारी फोर्स तैनात। और प्रयागराज में रक्षा मंत्रालय ने झूसी में करीब 100 घरों पर लगाया लाल निशान, खाली करने का निर्देश, मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या से अहम खबर, जहां कल दौरे पर आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। श्री राम लला की पूजा करेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का कल अयोध्या का दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे रेड कॉर्पेट पर स्वागत। पारंपरिक शैली में मॉरिशस शैली में स्वागत किया जाएगा उनका, तो भारतीय शैली और मॉरिशस शैली में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। हवाई अड्डे से 15 किलोमीटर सड़क मार्ग से करेंगे सफर। प्रयागराज लखनऊ नेशनल हाईवे होकर पहुंचेंगे राम मंदिर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री करीब 1.5 घंटे मंदिर में रुकेंगे। मंदिर में पूरे विधि विधान से कराया जाएगा पूजा अर्चना, तो पूजन अर्चन विधि विधान से होगा। मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। जटायु अंगद टीला स्थित शिव मूर्ति का भी करेंगे जलाभिषेक। दोपहर 12:30 बजे देहरादून रवाना होंगे पीएम राम गुलाम। मॉरिशस पीएम के दौरे को लेकर अलर्ट मोड में है एजेंसियां। राम जन्मभूमि पहुंचने वाले दूसरे राष्ट्राध्यक्ष होंगे मॉरिशस के पीएम। इससे पहले भूटान के प्रधानमंत्री भी यहां पहुंचकर दर्शन पूजन कर चुके हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नेपाल में जारी उग्र प्रदर्शनों का असर अब भारतीय यात्रियों पर भी पड़ने लगा है। आपको बता दें, ताजा घटना में बनारस नंबर की एक भारतीय बस जो करीब 60 यात्रियों को लेकर काठमांडू गई थी, उस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। काठमांडू में बस पर पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए गए, जिसमें करीब दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। बस कंडक्टर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने अचानक हमला कर दिया। किसी तरह घायल यात्रियों को सुरक्षित किया गया और बस को खाली हालत में सोनौली बॉर्डर तक लाया गया। कंडक्टर को भी चोटें आई हैं और घायल यात्री को नेपाल सरकार ने भारत सरकार से समन्वय कर फौरन एयरलिफ्ट किया। सभी घायल यात्रियों को काठमांडू से विशेष फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर के नोनहरा थाने में पुलिस की पिटाई से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें, मृतक की पहचान सियाराम उपाध्याय के रूप में हुई है, जो नोनहरा के रुकंदीपुर गांव के रहने वाले थे। आपको बता दें कि 9 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नोनहरा थाना परिसर में धरने पर बैठे थे। आधी रात को पुलिस ने लाइट बंद करके प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। सोशल मीडिया पर भी इस लाठीचार्ज का एक वीडियो वायरल हुआ था। लाठीचार्ज के दौरान सियाराम उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों के अनुसार वह दिव्यांग थे और भाग नहीं पाए, जिसके कारण पुलिस ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घर पर इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई। सियाराम की मौत के बाद उनके गांव रुकंदीपुर में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। लोग दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गाजीपुर के एसपी इराज राजा ने दावा किया है कि दो पक्षों के आपसी विवाद में कुछ लोग थाने में बैठे थे। उनके अनुसार लाइट चले जाने के कारण अफरा तफरी मची और लोग खुद ही थाने से चले गए। एसपी ने मामले की गहनता से जांच का आश्वासन दिया है। अपने सियाराम उपाध्याय सन ऑफ गिरजाशंकर उपाध्याय अपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। परसों की घटना के बाद जैसा कि बताया गया है, एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है, पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं
दुख व्यक्त करता हूं। पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा। अभी आप सभी लोग मीडिया के भाई हैं, देश के भविष्य कहें, चौथा स्तंभ कहें, आप लोग सभी लोग जानते हैं हम छात्र नेता रहे हैं शाहजहानंद में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो छात्र भाई, गरीब, किसान, नौजवान जो भी समस्या लेकर आता है, उसके समस्या को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एस साहब कहीं जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एस साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम चला लगे अशब्द बोलने। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था। जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर है, जहां छेड़छाड़ के मामले में प्रिंसिपल गिरफ्तार हुआ है। प्रिंसिपल शिक्षिका व छात्राओं से करता था अश्लील बातें। काफी दिनों से छात्राओं से गलत व्यवहार ये प्रिंसिपल कर रहा था। छात्राओं की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। शिव इंटर कॉलेज में तैनात था प्रिंसिपल सुलभ माथुर। काफी दिनों से छात्राओं से गलत व्यवहार कर रहा था प्रिंसिपल। छात्राओं की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। काफी दिनों से छात्राओं से गलत व्यवहार का आरोप लगाया है छात्राओं ने। छात्राओं की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत शिव इंटर कॉलेज की टीचर एवं छात्राओं द्वारा प्रधानाचार्य शलभ भारद्वाज द्वारा छेड़खानी एवं अश्लील बात करने का आरोप लगाया गया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली खबर है। जनपद औरैया के हादी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के मिल रहा पेट्रोल। आपको बता दें, बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलने की खबर सामने आई है। डीएम औरैया के आदेश की खुलेआम हो रही अवहेलना। पंप संचालक अपने मनमाने तरीके से दे रहे हैं पेट्रोल। यहां नियम लागू नहीं किया जा रहा है। स्थानीय कार्रवाई जो है तो स्थानीय जो है लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कानून की जो पूरी तरीके से यहां अनदेखी की जा रही है। जनमानस में बढ़ा विरोध। प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों द्वारा सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है। डीएम ने नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश लागू किया था। सदर कोतवाली क्षेत्र के हादी पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अगली खबर, जहां रिश्तों का कत्ल की खबर सामने आई है। पति ने पत्नी व बेटी को कुल्हाड़ी से काटकर पति ने पत्नी और बेटी को कुल्हाड़ी से काटा है। पत्नी की मौके पर ही मौत हुई है। घायल बेटी को सीएससी से लखनऊ रेफर किया गया है। आरोपी को पड़ोसियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तरोली थाना क्षेत्र के सिकरी गांव की यह घटना है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की और औरैया से। अगली खबर है दबंगों की। दबंगई का वीडियो सामने आया। हाथ में डंडे लाठी लेकर गुंडई करते नजर आए हैं दबंग। मंडी समिति में हुई मारपीट का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो। 4 नामजद समेत 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कई दिग्गज नेताओं के करीबी बताए जा रहे हैं आरोपी। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के मंडी समिति में ये मारपीट की घटना सामने आई। 4 नामजद समेत 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंडी समिति में मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। तो औरैया के मंडी समिति की मंडी समिति का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया है। लाठी डंडों से लैस दबंग आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया में थाना कोतवाली औरैया क्षेत्र के मंडी समिति में 2 पक्षों के मध्य मारपीट का प्रकरण वायरल है। यह मामला दिनांक 9 सितंबर 2025 के समय 9 बजे रात्रि का है, जिसमें इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसमें कंचन, हिमांशु तथा विजय को चोटें आई हैं। इस प्रकरण में जितेंद्र सिंह निवासी आनेपुर के लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली औरैया पर मुकदमा अपराध संख्या 658/25 धारा 190, 191(2), 191(3), 109, 115(2) तथा 351(2) BNS बनाम रंजीत कठेरिया, जीतू कठेरिया, सुनी पाल तथा गुलशन आदि 50 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। रायबरेली में दिशा की बैठक समाप्त होने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में वोट चोरी हुई है और ये नारा पूरे देश में चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही डायनेमिक एक्सप्लोसिव सबूत सामने आने वाले हैं और उन्होंने देश के युवाओं से कहा कि वोट चोरी करके सरकार बनी है। और अगली खबर का रुख करेंगे खबर लखनऊ से, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित कांसीराम नगर के प्रसिद्ध तथागत गौतम बुद्ध पार्क में सीनियर केयर सेंटर न बनाने के फैसले को सराहनीय बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये पार्क बहुजन समाज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम के अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। ऐसे स्थल पर निर्माण कार्य न करने का निर्णय सामाजिक शांति और सद्भाव बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक कदम है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार इसी भावना से कार्य करती रहेगी। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कई अफसर और कर्मचारी ड्यूटी से नदारद पाए गए। निरीक्षण के दौरान 4 अपर नगर आयुक्त और 4 PCS अधिकारी अपने अपने कमरों में मौजूद नहीं थे। मेयर ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। बताया गया कि लगातार अफसरों की गैरहाजिर रहने की शिकायतें मिल रही थी। कई अधिकारी फील्ड निरीक्षण या बैठक का हवाला देकर कार्यालय से गायब रहते, जिससे नगर निगम आने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेयर ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। मैंने स्पष्ट आदेश पत्र भेज रही हूँ नगर आयुक्त को कि ये अधिकारी कहाँ थे और कहाँ गए थे, किस विभाग में इनकी मीटिंग थी, विभाग अध्यक्ष सहित मुझे डिटेल दीजिए, ताकि मुझे कई दिनों से जनता फोन कर रही कि हम में पहुंचते कोई कुर्सी पे नहीं मिलता है, हमारे काम फंसे हुए। आज एक पेंशन वाले भी थे कि 2 साल से लगे हुए पेंशन नहीं मिल रही है। काफ़ी शिकायतें आने के बाद आज मैंने 10:45 40 मिनट में मैं नगर निगम पहुंची। तो नगर निगम में नगर आयुक्त के अलावा कोई भी अपर, 4 अपर हैं, चारों अपर नगर निगम में, 4 PCS हैं, चारों PCS नगर निगम में नहीं। मैंने स्पष्ट आदेश पत्र भेज रही हूँ नगर आयुक्त को कि ये अधिकारी कहाँ थे और कहाँ गए थे, किस विभाग में इनकी मीटिंग थी, विभाग अध्यक्ष सहित मुझे पूरी डिटेल दीजिए, ताकि जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि वाकई में कोई मीटिंग थी या ये कहाँ थी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा के नवागंतुक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बलबीर सिंह ने कार्यभार संभालते ही कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का जायजा लिया, मरीजों से उनका हालचाल पूछा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्राचार्य डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि आम जनता को बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह की अव्यवस्था या अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई निश्चित होगी। उन्होंने MCH विंग बिल्डिंग का निरीक्षण किया और उसकी स्थिति देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्था को इस संबंध में पत्र लिखने की बात कही। अनियमितताएं तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो मेरे ख्याल से 2019 में शुरू हुआ, 19 में बना था, 21 में शुरू हुआ है। अभी हैंडओवर की प्रॉब्लम है, बिल्डिंग की स्थिति अच्छी नहीं, फायर फाइटिंग सिस्टम भी फंक्शनल नहीं, इसकी वजह से इसको पूरा शुरू नहीं हो पा रहा है। साथ में इमरजेंसी की सुविधा बढ़ाने के लिए वहाँ पर रेनोवेशन वर्क चल रहा है और होपफुली अभी 2 महीने का कार्य वहाँ 3 महीने का है, तभी पूरी तरह से सही हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी की रायबरेली में आयोजित दिशा बैठक में स्थानीय विधायक मनोज पांडे की गैर मौजूदगी पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंह ने मनोज पांडे और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर कई कटाक्ष किए। दीपक सिंह ने कहा कि मनोज पांडे ने अपना कद बढ़ाने के लिए जानबूझकर दिशा की बैठक में बहिष्कार किया है। उन्होंने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वह अपना मंत्री पद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक सिंह ने दावा किया कि दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए पत्र भी लिखा है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है, दूसरा दिन आज उनके दौरे का, और आज को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं दीपक सिंह जी। सर, देखा जाए जिस प्रकार कल से हंगामा जो है चल रहा है, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र आए, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के? नहीं, कोई हंगामा नहीं। राहुल गांधी जी अपने जो उद्देश्य को लेकर यहाँ आए थे, आप भी देख रहे हैं, वो राहुल गांधी उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का उद्देश्य रायबरेली के लोगों के साथ जुड़ाव रखना है, रायबरेली के लोगों की भावनाओं को अपनी भावना समझकर उनसे जुड़ना है। राहुल गांधी जी की कार्य योजना में रायबरेली का विकास, इसकी बैठक कर रहे हैं वो, और इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत सारे विकास के काम रोके थे उसका हल भी निकाला है। बाकी लोग जो व्यवधान कर रहे हैं, एक जन व्यवधान कर रहे हैं अपने मंत्री के पद को बचाने के लिए, दूसरे जन जिन्होंने बहिष्कार किया दिशा की बैठक का, वो अपना काम कर रहे हैं अपने कद को बचाने के लिए, अपने उस जिस दल में जाने का इरादा है उस दल में सम्मान पाने के लिए। और छोड़ गद्दी छोड़ को लगातार लेकर के जो है राहुल गांधी देखा जा रहा है कि नारे भी दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और देखा जाए तो एक बम दगाने की बात राहुल गांधी ने की है। वो कौन सा बम है, कब दगेगा, उसका काफी इंतजार लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के इस मुद्दे के बाद, इस मूवमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी, सरकार, संगठन पूरे देश में बेचैन है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे दीपक सिंह जी, जिन्होंने सरकार पर जम करके हमलावर हुए हैं। केशवानंद शुक्ला के न्यूज़ रायबरेली। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक 4 मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा और उनकी टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की तत्परता से करीब 15 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए, मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि लाटू रोड फायर स्टेशन के अंतर्गत बेकनगंज थाना के अंतर्गत एक भीषण अग्निकांड हुआ है, जो गोरा कब्रिस्तान मोहल्ले में है, और एक 3 से 4 मंजिला इमारत है और उसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, बच्चे भी हैं। तो इसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत जो हमारा फायर स्टेशन लाटू रोड कर्नलगंज, जो हमारा कंसर्न थाना इंचार्ज जितने हैं, चौकी
सभी घटनास्थल पर पहुंचे तो यहाँ पहुंचकर देखा आग बहुत भीषणता के साथ जली हुई थी। लोग ऊपर से शोर मचा रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां डॉक्टर राजेंद्र शर्मा का पिछले सप्ताह निधन हो गया था। इस दुख की घड़ी में राहुल गांधी ने उनके परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उनके साथ अमेठी के सांसद केएल शर्मा और डॉक्टर मनीष चौहान भी मौजूद थे। ये मुलाकात दिशा की बैठक के बाद डॉक्टर राजेश शर्मा के आवास पर हुई थी। रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे थे, जहां पे उन्होंने दिशा की बैठक की। उसी बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी शामिल थे। आखिर क्या बातचीत हुई और किस प्रकार विकास कार्यों को प्रगति बढ़े, उसको लेकर के क्या बातचीत हुई। सर, देखा जाए तो राहुल गांधी ने दिशा की बैठक की, आप भी गए थे, क्या बातें हुई राहुल गांधी से और रायबरेली के क्या विकास कार्यों को लेकर के चर्चा? देखिए, दिशा की बैठक का उद्देश्य होता है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सामूहिक सहयोग से रायबरेली जनपद वासियों की सेवा में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के केवल जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी रायबरेली दिशा की बैठक कुछ देने नहीं आते। जो भारत सरकार दे रही है, जो उत्तर प्रदेश दे रही है, उसकी समीक्षा करते हैं कि समय से काम हो जाए, गुणवत्ता पर काम हो जाए, केवल इतना करते हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के अधिकारियों ने स्थापित कर दिया कि राहुल गांधी को किसी भी प्रकार के अनुश्रवण की आवश्यकता नहीं है। सरकारें इतना खुद ही सजग हैं कि उनके अधिकारी अपने आप बेहतर काम कर रहे हैं रायबरेली वासियों की सेवा में, क्योंकि राहुल गांधी जी के पीछे एक लंबी चौड़ी फौज थी। उनको राहुल गांधी को समझाने के लिए कि साहब ये बोलो, साहब ये कह दो, साहब ये कह दो, तो भी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के मुंह से एक गलती नहीं पकड़ पाए कि हमने ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से कोई चूक हुई है। तो मुझे गर्व है कि राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में रायबरेली जनपद में बेहतर विकास कार्य हो रहे हैं। अभी राहुल गांधी जो है दिशा की बैठक करके निकल रहे थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पे फिर हमला बोला और वही वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह के नारे, और उन्होंने कहा है कि बम जो है फोड़ेंगे लेकिन जल्दी ही फोड़ेंगे। वो क्या सब बम है, क्या लग रहा है सरकार की इसमें? 55 साल की आयु में कितने बार दग गए हैं मुझे याद नहीं है। एको बार तो आज तक उनका कोई बम फूटा नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कोई बम आगे फूटेगा। और 55 साल की आयु में उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिसके नाम पर वोट मांग सकें। वोट मांगेंगे तो दादी के नाम पर, वोट मांगेंगे तो अम्मा के नाम पर, इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का कोई अब आगे सर्वाइवल है। मैं समझता हूं कि देश में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसके सामने कोई भी विपक्ष टिक नहीं पा रहा है, और बेहतर सेवा करके देशवासियों का दिल जीत करके एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने इशारे में राहुल गांधी पर जम करके हमला बोला है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।